आज हमारे पास भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी का एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ये 29 नवंबर 2025 की सुबह का अखिल भारतीय मौसम बुलेटिन है। और ये कोई मामूली मौसम रिपोर्ट नहीं है। ये एक ही दिन में भारत की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों का दस्तावेज है। एक कहानी है दक्षिण की, जहां दितवा नाम का एक चक्रवाती तूफान दस्तक दे रहा है, और दूसरी कहानी है उत्तर की, जहां कड़ाके की ठंड और शीतलहर की तैयारी हो रही है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी विरोधाभास के इर्द गिर्द घूमेगी। हम इस बुलेटिन के जरिए समझेंगे कि ये तूफान कितना शक्तिशाली है, इसका असर कहाँ और कैसा होगा, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दक्षिण में उमड़ता ये समुद्री दानव और उत्तर में आने वाली बर्फीली हवाओं के बीच कोई कनेक्शन है। चलिए इस दिलचस्प मौसम की कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये चक्रवाती तूफान दितवा, ये नाम ही अपने आप में एक किरदार जैसा लगता है। बुलेटिन के हिसाब से इस कहानी का ये मुख्य किरदार इस समय कहाँ मौजूद है? तो मौसम विज्ञान के विश्लेषण के हिसाब से 29 नवंबर की सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे? ओके। हाँ, उस वक्त ये तूफान श्रीलंका के तटीय इलाके और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर जमा हुआ था। अगर इसे और आसानी से समझें तो ये श्रीलंका के जाफना से लगभग 80 किलोमीटर अच्छा और त्रिंकोमाली से 110 किलोमीटर दूर था। और भारत के लिहाज से देखें तो ये कराईकल से सिर्फ 19 किलोमीटर और चेन्नई से करीब 400 किलोमीटर दक्षिण में था। 400 किलोमीटर? मतलब ये हमारे दक्षिणी तटों के दरवाजे पर ही खड़ा है। बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ एक बात दिलचस्प लगी मुझे। बुलेटिन कहता है कि ये 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचेगा, टकराएगा नहीं। इसका मतलब क्या ये है कि ये सीधे तट से नहीं टकराएगा, बल्कि किनारे किनारे चलेगा? क्या इन दोनों स्थितियों में जमीन पर होने वाले नुकसान में कोई बड़ा फर्क होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर तूफान का जो केंद्र होता है, जिसे आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, एग्जैक्टली, अगर वो जमीन से नहीं टकराया तो खतरा टल गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक चक्रवात वो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में फैला होता है। उसका केंद्र भले ही समुद्र में रहे, लेकिन उसकी जो बाहरी भुजाएं हैं, जिन्हें रेन बैंड्स कहते हैं, वो जमीन पर भारी तबाही मचा सकती हैं। अच्छा। उनमें तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश सब कुछ होता है। तो करीब से गुजरने का मतलब भी यही है कि तटीय इलाकों को तूफान का लगभग पूरा जोर झेलना पड़ेगा। समझ गई। तो खतरा उतना ही बड़ा है। चलिए अब इस खतरे के असर को परत दर परत खोलते हैं। किसी भी चक्रवात का पहला और सबसे बड़ा हथियार होता है पानी। भारी बारिश की चेतावनी किन इलाकों के लिए है? चेतावनी काफी व्यापक और कह सकते हैं गंभीर है। और दिलचस्प बात यह है कि चेतावनी को अलग अलग लेवल्स पर बांटा गया है, जिससे खतरे की गंभीरता का अंदाजा लगता है। तमिलनाडु के लिए 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक भारी बारिश की संभावना है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 29 और 30 नवंबर को तटीय तमिलनाडु के लिए अत्यंत भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हेवी फॉल्स की चेतावनी है। अत्यंत भारी वर्षा, ये सुनने में ही बहुत गंभीर लग रहा है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? हम कितनी बारिश की बात कर रहे हैं? जब मौसम विभाग अत्यंत भारी वर्षा कहता है तो उनका मतलब सिर्फ तेज बारिश नहीं होता। इसका एक पैमाना है। क्या पैमाना है? 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर यानी 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। 20 सेंटीमीटर? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे कुछ ही घंटों में आपके शहर पर हजारों लाखों लीटर पानी एक साथ आसमान से डाल दिया गया हो। ऐसी स्थिति में निचले इलाकों में बाढ़ आना, नदियों का उफान पर आना और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का ठप हो जाना लगभग तय हो जाता है। 20 सेंटीमीटर बारिश एक दिन में, ये तो सचमुच भयावह है। तो ये चेतावनी सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित है या ये तूफान अपना दायरा बढ़ा रहा है? नहीं, ये तूफान उत्तर की तरफ बढ़ते हुए अपना असर फैला रहा है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी स्थिति लगभग वैसी ही है। वहां भी 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। और 30 नवंबर को दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय रायलसीमा में भी वही अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है जो तमिलनाडु के लिए है। इसका मतलब ये एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ ये 2 राज्य ही नहीं, और भी है। हाँ, इसका असर और भी राज्यों पर पड़ रहा है। केरल और माहे में 29 नवंबर को, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 29 और 30 को, और तेलंगाना में
भी 30 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। और इन सभी इलाकों में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि 2 दिसंबर तक बिजली गिरने और आंधी तूफान की भी प्रबल संभावना जताई गई है। तो ये एक पूरी तरह से विकसित और खतरनाक मौसम प्रणाली है। सही कहा। पानी की बात तो हो गई, लेकिन चक्रवात की असली पहचान उसकी हवा की रफ्तार से होती है। बुलेटिन में गेल विंड यानी तूफानी हवा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये हवाएं कितनी तेज हो सकती हैं? यहाँ जो आंकड़े दिए गए हैं वे काफी चिंताजनक हैं। बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के तटों पर इस समय हवा की गति 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। 65 से 75। लेकिन इसमें 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले झोंके भी आ रहे हैं और अनुमान है कि ये गति बढ़कर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली 90 किलोमीटर प्रति घंटे के झोंके, इसे किसी आम चीज से तुलना करके बता सकते हैं ताकि इसकी ताकत का अंदाजा हो सके? जरूर। 90 किलोमीटर प्रति घंटे के झोंकों का मतलब है कि ये हवाएं लगभग उतनी ही तेज हैं जितनी हाईवे पे दौड़ती है कार। अरे बाप रे! ऐसी रफ्तार पर हवा आसानी से पेड़ों की बड़ी शाखाएं तोड़ सकती है, बिजली के खंभों और तारों को उखाड़ सकती है। होर्डिंग्स वगैरह तो उड़ी जाएंगी। हाँ, होर्डिंग्स को कागज की तरह फाड़ सकती है और कच्चे घरों या कमजोर ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। और ये रफ्तार हमारे अपने तटों यानी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी महसूस की जाएगी। ये हवाएं और ऊंची लहरें सुनकर ही डर लगता है। हाँ। जाहिर है, जो लोग समुद्र में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं यानी मछुआरे, उनके लिए तो ये जिंदगी और मौत का सवाल होगा। उनके लिए क्या खास हिदायत है? यहाँ निर्देश बिल्कुल साफ और सख्त हैं, कोई लाग लपेट नहीं। श्रीलंका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर तक मछली पकड़ने की सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पूरी तरह से पाबंदी? हाँ, दस्तावेज में टोटल सस्पेंशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पूरी तरह से पाबंदी। इसका मतलब है कि हजारों परिवारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। ये दिखाता है कि प्रशासन इस खतरे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, एक सख्त आदेश है। और ये जरूरी भी है क्योंकि समुद्र की स्थिति को बहुत खराब से लेकर ऊंची वेरी रफ टू हाई बताया गया है। अच्छा? इसका मतलब है कि लहरें कई मीटर ऊंची उठेंगी, जिससे किसी भी नाव का संतुलन बनाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मछुआरों को साफ तौर पर दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर में भी जाने से मना किया गया है। और जो पहले से समुद्र में है? जो लोग पहले से समुद्र में हैं, उन्हें तुरंत सुरक्षित तटों पर लौटने की सलाह दी गई है। ऐसे में समुद्र में होना जान जोखिम में डालने जैसा है। देखते हैं। चलिए, यहाँ से हजारों किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं। जहाँ दक्षिण में तूफान है, वहीं देश के बाकी हिस्सों में मौसम का मिजाज कैसा है? क्या इस तूफान का असर वहां भी किसी तरह पहुंच रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सीधे तौर पर किसी चक्रवात का असर हजारों किलोमीटर दूर नहीं होता, लेकिन ये इतने बड़े और शक्तिशाली सिस्टम होते हैं कि ये पूरे वायुमंडल के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। कैसे? जैसे एक बड़ा तूफान अपने आसपास की सारी नमी को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे दूसरे इलाकों में मौसम शुष्क हो सकता है। ये हवा के दबाव और बहाव के बड़े पैटर्न को भी बदल सकता है। तो हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर पड़ता है। ये दिलचस्प है। तो उत्तर में क्या हो रहा है? यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 48 घंटों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। गिरावट मतलब वहाँ ठंड तेजी से बढ़ने वाली है। बिल्कुल। और मध्य भारत? यहाँ कहानी फिर पलट जाती है, जो इसे और भी हैरान करने वाला बनाता है। मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। वृद्धि? तापमान बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। और महाराष्ट्र और गुजरात में भी तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो एक ही समय में देश के एक हिस्से में ठंड बढ़ रही है और दूसरे में कम हो रही है। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ तूफान और नमी है, दूसरी तरफ उत्तर में तापमान गिर रहा है और बीच में तापमान बढ़ रहा है। क्या इन सिस्टम्स के बीच कोई अदृश्य दीवार काम कर रही है? दीवार तो नहीं, लेकिन हवा के अलग अलग पैटर्न्स काम कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम में ठंडी शुष्क हवाएं हिमालय की ओर से आनी शुरू हो रही हैं, जिससे तापमान गिरेगा। वहीं मध्य भारत में हवा का रुख शायद बदल रहा है, जो अपेक्षाकृत गर्म हवाएं ला रहा है। और दक्षिण में चक्रवात का अपना एक अलग ही सिस्टम चल रहा है।
ये भारत की भौगोलिक विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। और उत्तर भारत की सर्दियों की एक और पहचान है कोहरा। दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए क्या पूर्वानुमान है? बुलेटिन में घने कोहरे की स्पष्ट चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। इसका सीधा असर ट्रेनों, उड़ानों और सड़क यातायात पर पड़ेगा। बिल्कुल। और एक और चेतावनी है जो भविष्य की तैयारी के लिए है। अच्छा। 3 से 5 दिसंबर के बीच राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर यानी कोल्ड वेव की स्थिति बनने की बहुत संभावना है। शीतलहर मानी जाती है। आईएमडी के अनुसार जब मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला जाता है तो शीतलहर घोषित की जाती है। 4 डिग्री या फिर जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो तब भी इसे शीतलहर माना जाता है। तो ये सिर्फ ठंड लगने से कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति है। हाँ, बिल्कुल। वाकई एक ही बुलेटिन में कितनी अलग अलग चेतावनियां हैं। इसमें कुछ आंकड़े भी होंगे जो इस विविधता को और साफ करते हों। हाँ, 28 नवंबर के आंकड़े इस कहानी को पूरी तरह से बयान करते हैं। उस दिन मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान श्री गंगानगर, राजस्थान में 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 10.1 डिग्री। और उसी दिन देश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान मुर्मुगांव, गोवा में 34.2 डिग्री सेल्सियस था। कमाल है, एक ही देश में एक ही दिन में तापमान का लगभग 24 डिग्री का फर्क। जी। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा से 3 मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, चक्रवाती तूफान दितवा दक्षिण भारत के लिए गंभीर खतरा है, जिसमें 20 सेंटीमीटर तक की अत्यंत भारी वर्षा और एक तेज रफ्तार कार जितनी तेज हवाएं शामिल हैं। दूसरी, अधिकारियों ने खतरे को बहुत गंभीरता से लिया है और मछुआरों के समुद्र में जाने पर पूरी पाबंदी जैसे सख्त कदम उठाए हैं। और तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में एक ही समय में मौसम के कितने अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण में तूफान, उत्तर में शीतलहर की आहट और मध्य भारत में बढ़ती गर्मी। बिल्कुल सही। ये रिपोर्ट हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि कल छाता लेकर निकलना है या स्वेटर पहनना है। यह हमें एक ही दिन में भारत के मौसम की विशालता, विविधता और जटिलता दिखाती है। एक तट पर चक्रवात की विनाश लीला की आशंका है तो हजारों किलोमीटर दूर लोग शीतलहर और कोहरे से बचने की तैयारी कर रहे हैं। सही बात है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये विशाल अलग अलग दिखाई देने वाली मौसम प्रणालियां एक दूसरे को उन अदृश्य तरीकों से कैसे प्रभावित करती हैं जिन्हें विज्ञान अभी भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक दिन का पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि हमारे वायुमंडल की गतिशील और परस्पर जुड़ी प्रकृति का एक शक्तिशाली स्नैपशॉट है।